यूपी की राह पर चलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार भूमाफिया पर कसेगी शिकंजा। सीएम धामी ने दिए एंटी टास्क फोर्स बनाने के निर्देश। गृह विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने की पुष्टि। चंपावत चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रचार में झोंकी ताकत। प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेताओं ने चंपावत में डाला डेरा। सोमवार को चुनाव प्रचार में उतरेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। करण महारा ने कहा, बीजेपी दहशत में लड़ रही चंपावत उपचुनाव। जो बोले सो निहाल के जयकारों के साथ खुले श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। पंच प्यारों की अगुवाई में 5000 श्रद्धालु ने टेका मत्था। एक दिन में 5000 तीर्थयात्रियों को जाने की अनुमति। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ज्योति ब्रांड द्वारा पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हरी पैलेस जम्मू में 3 दिवसीय कार्यक्रम में ब्रांड की ओर से तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी गई। ज्योति ब्रांड की ओर से होने वाले कार्यक्रम में इस बार ध्यान दिया जा रहा है कि लोग उनके तैयार प्रोडक्ट्स से खूबसूरत और मजबूत घर बनाए ताकि वे किसी आपदा से भी बच सके। ज्योति ब्रांड के सभी उत्पाद जैसे टीएमटी बार्स, पाइप्स, ट्यूब्स, जीपी कॉइल्स और बाइंडिंग वायर्स लोगों को एक मजबूत घर बनाने में मदद करेंगे। आपको बता दें कि ज्योति ब्रांड को जम्मू कश्मीर में मजबूती प्रदान करने वाले 100 से अधिक डीलर्स मौजूद हैं। जितने भी अपने मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइंस में हैं, उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं। वी आर देयर। और हमारा ये ब्रांड जो ज्योति ब्रांड है, ये लास्ट 20 इयर्स पुराना ब्रांड है। एक्चुअली हम लोगों ने ये काम शुरू किया था 2002 में नवंबर में। तब हमारे पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी दैट वाज ओनली अराउंड 75,000 टन। आज मतलब 7,500 टन हम लोग काम कर रहे थे। आज अगर देखें हमारे पास कम से कम 25,000 टन की टीएमटी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। वी आर द फर्स्ट in the Punjab, in the North India to launch Jyoti TMT और galvanized TMT। इसके अलावा हम लोगों ने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट सरिया बनाने की कोशिश की है। अगर आप ये देखिए कि 6 नंबर के रिक्टर स्केल के अंदर भूचाल भी आएगा तो आपकी बिल्डिंग गिरेगी नहीं, बिकॉज उसके अंदर उसकी मजबूती 550 ग्रेड की मजबूती भी है और उसके अंदर लचक भी है। एलोंगेशन जो हम लोग कहते हैं, अगर रिक्टर स्केल में भूचाल भी आएगा तो आपकी बिल्डिंग कभी गिरेगी नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो प्रोडक्ट है ये हमारा मैकेनिकल एंड केमिकली टेस्टेड है। नंबर 3, हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये है टेम्को टेक्नोलॉजी। आप देखेंगे कि बाकी सरिये के ऊपर लिखा होता है टीएमटी, बट जो हमारा प्रोडक्ट है इसके ऊपर लिखा होता है टेम्को। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। प्लांट अगर देखेंगे तो तकरीबन 100 एकड़ में प्लांट है और इसके अंदर जो भी प्रोसेस है, रॉ मटेरियल से लेके जो तैयार माल है उसको हम 100% मैकेनिकल और केमिकल टेस्टिंग करके बनाते हैं। इसको जो प्रोडक्ट है आप ये कर लेके देखिए, मकान तो ज़िंदगी में आदमी एक बार बनाता है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो उसको बेस्ट से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी दें, एक अच्छी क्वालिटी दें। आप ये देखिए कि टाइलें आप चेंज कर सकते हैं, टैप्स, सैनिटरी आप चेंज कर सकते हैं, वुड वर्क चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो एक बार सरिया आपने टीएमटी लगा दिया वो आप कभी चेंज नहीं कर सकते। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने सरिया लगाना है, घर बनाना है, तो प्लीज़ यूज़ ज्योति टेम्कोर। ये वन ऑफ द बेस्ट सरिया है, आपको एक वाजिब दाम के ऊपर, ये टाटा के मुकाबले का सरिया है सर। तो ज्योति के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम को? ज्योति टीएमटी, ज्योति पाइप एंड ट्यूब, ज्योति जिंको टीएमटी, ये सब माधव केआरजी ग्रुप का बहुत अच्छा ब्रांड है ज्योति के नाम से, जो जम्मू कश्मीर में हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। माधव केआरजी ग्रुप 2002 में शुरू हुआ था और आज 20 साल के बाद इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। नॉर्थ इंडिया में सिंगल प्लांट, सिंगल लोकेशन 6.5 लाख टन साल का और कोई प्लांट नहीं बना रहा है और हम बना रहे हैं, जिसमें हम टीएमटी बार बना रहे हैं, जो सरिया बोलते हैं, पाइप एंड ट्यूब बना रहे हैं, हम जीपी कॉइल बना रहे हैं, जिंकोट सरिया बना रहे हैं, जो गैल्वेनाइज्ड टीएमटी वो बना रहे हैं। इस सब का रीज़न एक ही है, हम एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हैं मार्केट में, जिसमें कस्टमर विश्वास करे। तो चलिए अब रुक करते उत्तराखंड की खबरों की ओर। भूमाफिया पर धामी सरकार भी योगी सरकार की तरह शिकंजा कसने की योजना बना रही है
उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। गृह विभाग ने पुलिस से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देखते हुए ड्राफ्ट भी मांगा है। फोर्स गठित होने के बाद भूमाफिया के नाम घोषित होने के साथ साथ उनकी अवैध संपत्ति को भी जब्त और नष्ट किया जा सकेगा। उत्तराखंड में अभी तक भूमाफिया पर शिकंजा कसने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ भूमि पर कब्जे, धोखाधड़ी आदि के मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन आरोपियों की संपत्ति को ना तो जब्त किया जाता है और ना ही नष्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन को निर्देश दिया है कि कोई ठोस कार्य योजना तैयार करे। इसी कड़ी में गृह विभाग ने उत्तर प्रदेश एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की तरह ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। गृह विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि भी की है। बताया गया है कि टास्क फोर्स बनाने के लिए जल्द काम शुरू होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से धीरेन्द्र प्रताप सिंह जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। धीरेन्द्र, एंटी टास्क फोर्स की तैयारी प्रदेश सरकार की, किस तरह की रणनीति, किस तरह की प्लानिंग? पूजा, देखिए उत्तराखंड में भी भूमि को लेकर के यानी लैंड केसेस बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और लैंड माफियाओं का पूरा प्रभाव इस प्रदेश में दिखाई देना लगा है, खासकर देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल जो मैदानी जिले हैं। इसको देखते हुए इसके पहले की भी सरकारों ने प्रयास किया था कि इस तरह के भूमाफियाओं पे कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण लगाया जाए, और इसके लिए उन्होंने एक लैंड एसआईटी भी गठित की थी, जिसका जो इंचार्ज होता था वो डीआईजी रैंक का अफसर होता था। वो अभी भी काम कर रही है, लेकिन एसआईटी के कामों की पूरी परिवीक्षा करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया, तो सरकार को लगता है कि भूमाफियाओं पे उस तरह का प्रभावी नियंत्रण नहीं लगा पा रही। तो अब सरकार ने एक अस्थायी रूप से एक फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है, जो उत्तर प्रदेश के एंटी भूमाफिया के तर्ज पे बनेगा और उत्तराखंड में जो भी लैंड केसेस है, जो लैंड माफिया है, उनको रोकने का काम करेगा। पूजा, तो निश्चित रूप से अगर इसका गठन होता है, जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑर्डर भी कर दिया है, तो उत्तराखंड के लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से राजधानी देहरादून में भूमाफिया बहुत बड़ी संख्या में पैदा हो गए हैं और लगातार पूरे शहर का जो गोल है उसे बिगाड़ रहे हैं, तो बहुत जरूरी चीज थी। है बहुत समय से ये डिमांड की जा रही थी लोगों की तरफ से, अलग अलग जो संगठन है सामाजिक, उनकी तरफ से, कि यहाँ की जमीनों की रक्षा। पर धीरेन्द्र, सवाल ये भी है, जिस तरह से एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की को लेकर बात कही जा रही है, कितना बड़ा असर, कितने बड़े स्तर पर असर इसका पड़ने वाला प्रदेश में, और भूमाफियाओं में किस तरह की हलचल अब पैदा हो गई होगी इस फैसले को लेकर? बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तराखंड के जो बड़े शहर हैं वहाँ तो भूमाफियाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव है। पूरे शहर के जो विकास प्राधिकरण है, जैसे देहरादून का उदाहरण ले ले तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी एमडीडीए है, या देहरादून नगर निगम है, इनकी जो जमीनें हैं वो भूमाफिया बहुत तेजी से सरकारी जमीनों को कब्जा करते हैं और उससे औने पौने दामों में बेच देते हैं, अनियोजित निर्माण को बढ़ावा देते हैं, जिससे पूरे जो शहर का भविष्य वो खराब होता है, जो शहर का मास्टर प्लान है वो खराब होता है। तो अगर ये योजना धरातल पे उतरी तो निश्चित रूप से न केवल शहर का भविष्य सुधरेगा, बल्कि जो आम जन है जिनकी जमीनें ये भूमाफिया कब्जा कर लेते हैं, कब तक इस टास्क फोर्स की जो तैयारी है वो पूरी हो जाएगी? इसको लेकर कोई डेडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है धीरेन्द्र? इसका कोई टाइम फ्रेम तो मुख्यमंत्री ने नहीं तय किया है, लेकिन उन्होंने आदेश दे दिया है कि इसका गठन बहुत जल्दी किया जाए और बहुत जल्दी ही इस योजना को अमली जामा पहनाया जाए और धरातल पे उतारा जाए, और ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे पूरे शहर में जो अव्यवस्था फैल रही, खासकर जमीनों को लेकर के, उससे प्रभावी नियंत्रण लगे। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा उदाहरण बन रहा है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे तब भी एक दूसरे की मदद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए थे, और अब शासन को कैसे चलाना, प्रशासन को कैसे चलाना है, यहाँ पर भी एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे दोनों। बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर के उत्तराखंड का निर्माण हुआ, और आज भी उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे कानून हैं, नियम हैं जो उत्तर प्रदेश की ही तर्ज पे बनाए गए हैं या उत्तर प्रदेश के समय से ही चले आ रहे हैं। अब उसमें धीरे धीरे उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के भूगोल और उत्तराखंड के समाज और उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव कर रही है।
उसको नगर पालिका, नगर निगम और विधानसभाओं से पारित भी करा रही है। तो एक तरह से देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और उत्तराखंड से उसकी जो कार्य और संस्कृति भी बहुत मिलती जुलती है। तो इस लिहाज से वहाँ के कानून यहाँ पे लागू किए जा सकते हैं या उसकी तर्ज पे यहाँ जो कानून बनते हैं तो उसका लाभ इस प्रदेश को मिलेगा। और क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का आपस में एक इस तरह का जुड़ाव और लगाव है कि उसकी सीमाएं बहुत गहरे तक जुड़ी हुई हैं। एक दूसरे से व्यापार, व्यवसाय, रोटी बेटी का चलिए धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरह से एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की यहाँ पर शुरुआत और इसका असर कितने बड़े स्तर पर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चंपावत विधानसभा सीट के लिए 31 मई को होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। हालांकि अभी तक पार्टी के किसी राष्ट्रीय नेता का दौरा तय नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश स्तर के तमाम नेता चंपावत में डेरा डाले हुए हैं। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रचार में कहीं भी सत्तारूढ़ दल से पीछे नहीं दिखना चाहती है। आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और सोमवार को पूर्व सीएम हरीश रावत में चुनाव प्रचार में उतरेंगे। वहीं 24 मई से प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 3 दिन चंपावत में रहकर चुनाव प्रचार को धार देंगे। इसके साथ ही केंद्रीय नेताओं को भी प्रचार में उतरने की तैयारी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि चंपावत उपचुनाव बीजेपी दहशत में लड़ रही है। चंपावत उपचुनाव धन और बाहुबल के आधार पर लड़ा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। धनराज, देखिए 31 मई को चंपावत पर उपचुनाव है और उससे पहले जो प्रचार है वो चाहे सत्ता पक्ष हुआ या फिर विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, किस तरह की तैयारी, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है और कितना बड़ा असर भी पड़ रहा है दोनों दलों का प्रदेश की धरती पर? जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए चंपावत का जो चुनाव है वो 31 मई को होना है और जिसका परिणाम 3 जून को आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चंपावत उपचुनाव के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो चुनाव प्रचार में है, लेकिन उनके जो पत्नी है गीता धामी वो भी लगातार प्रचार में उतरी हुई है। लेकिन वही कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। कांग्रेस भी लगातार, जो बड़े नेता है कांग्रेस के, वो लगातार चंपावत में डेरा जमाए हुए हैं। चाहे हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें, तमाम तरह के नेता जो है चंपावत चुनाव में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। यानी कि उनका साफ तौर पर यही कहना है कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी वहाँ चुनाव प्रचार में पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्होंने बीजेपी पर आरोप भी लगाया है कि बीजेपी धन बल के बूते चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन कांग्रेस उनसे पीछे नहीं है। कांग्रेस हर तरीके से इस चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि तमाम तरह के जो ठीक है धनराज, एक और सवाल है, क्योंकि देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी राजधानी दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान ये माना जा रहा है कि जब प्रदेश लौटेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी तो किसी केंद्रीय मंत्री को साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि प्रचार भी करना है, ऐसे भी कुछ खबर है? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। यानी कि कल वो दिल्ली दौरे पर थे, आज दूसरा दिन उनका दिल्ली दौरा है। और जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है, ये भी माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी पहले ही अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है चंपावत के लिए। और माना जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापस दिल्ली से लौटेंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ कोई केंद्रीय मंत्री जरूर आ सकता है। यानी कि चंपावत चुनाव प्रचार में केंद्रीय मंत्री जरूर कोई ना कोई शिरकत करने वाला है। ठीक है धनराज, कितनी जो रैली है, कितने जो संबोधन है, कितने जो कार्यक्रम है वो सत्ता पक्ष की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं, अगर आप इस सवाल को लेकर जानकारी दे सके? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से यदि हम सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुका है। लेकिन अब समय बहुत कम रह गया है, क्योंकि 31 मई को चुनाव होना है। उससे पहले जो स्टार प्रचारक हैं वो उत्तराखंड आएंगे और प्रचार प्रसार में जुटेंगे। माना जा रहा है कि अभी भी 4 से 5 रैलियां जो हैं बड़े नेताओं की उत्तराखंड के, पर आपको नहीं लगता है धनराज, देखिए यहाँ पर हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से भी खबर सामने आ रही कि वो जल्द से जल्द चुनाव करेंगे, पर यहाँ पर सत्ता पक्ष की ओर से कोई जानकारी ही सामने नहीं आ रही है कि सत्ता पक्ष कब चुनाव प्रचार करेगा या कोई खास कार्यक्रम चुनाव को लेकर? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से देखा जाए सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, लगातार दोनों ही पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। जो
उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं वो जल्द ही उत्तराखंड आने की बात कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कब राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड आएंगे और कब वो चुनाव प्रचार में जुटेंगे, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। एक और सवाल है कि जिस तरह से विपक्ष के जो नेता हैं वो तो चंपावत में डेरा डालकर बैठे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से देखा जाए कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम जो लोकल नेता हैं यानी कि उत्तराखंड के जो नेता हैं वो लगातार चंपावत में डेरा डाला हुआ है, चाहे बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो मंत्री हैं गणेश जोशी वो भी चंपावत में एक सभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे, और वहीं अजय भट्ट भी चंपावत में चुनाव सभा को एक संबोधित करते हुए नजर आए थे। और तमाम तरह के जो बीजेपी के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, तमाम तरह के चुनाव प्रचार में चंपावत में जुटे हुए हैं। चलिए धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया, अहम जानकारी आपने दी है और लगातार आप देते रहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए धनराज। आगे बढ़ते हैं। जो बोले सोनिहाल के जयकारों के साथ श्री हेमकुंड साहिब की कपाट आज सुबह 10 बजे विधि विधान से खोल दिए गए। पंच प्यारों की अगुवाई में 5000 श्रद्धालु इस क्षण के साक्षी बने। करीब 9 बजे पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में लाया गया। आज सुबह पंच प्यारों की अगुवाई ने 5000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब से मत्था टेका। पवित्र सरोवर में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के साथ ही जिला प्रशासन की ओर से हेमकुंड साहिब, घांगरिया और अन्य यात्रा पड़ावों में सभी यात्रा तैयारियों को अंतरिम रूप दिया गया। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की प्रक्रिया सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई। गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड से लाकर दरबार साहिब में रखा गया। इसके बाद सुबह 10 बजे सुखमणि का पाठ हुआ। फिर हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संचित जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। संचित, जिस तरह से हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं, किस तरह की तस्वीरें श्रद्धालुओं के बीच से नजर आई और किस तरह की जो तैयारी है प्रशासन की वो की जा रही है? जिस तरीके से हेमकुंड साहिब के आज दरबार के जो खोले गए उसके कपाट जब खुले तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि वहाँ पर करीब 5000 श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद रहे, जिनकी अगुवाई में जो कपाट है वो खोले गए और जयकारे से पूरा जो प्रांगण था वो झूम उठा। और आप देखिए कि जिस तरीके से आज सुबह लगभग 10 बजे का ये माहौल था, वहाँ पर सारे श्रद्धालु मौजूद थे, सबने वहाँ पर स्नान किया, स्नान कराया। और वहाँ पर हेमकुंड साहिब के जो ट्रस्ट के साथ साथ जिस तरीके से जिला प्रशासन की जो एक मीटिंग बैठी थी उसमें पूरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार 4 धाम यात्रा चल रही है और तमाम चीजें उत्तराखंड में चल रही है, और साथ ही साथ एक कहें कि माहौल गैर सामाजिक तत्व जो है वो कोई रंग में भंग न डाले, उसके लिए जो जिला प्रशासन है उनको एक तैयारी दी गई। उन्होंने एक तैयारी की जिससे कि जो कपाट है या श्रद्धालु जो है उनको कोई समस्या ना हो। और इस तरीके से लगातार जो तैयारियां चल रही, क्योंकि श्रद्धालुओं का तांता इस और भी बढ़ेगा, साथ ही 4 धाम का प्रेशर भी। ठीक है संचित, जिस तरह से उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि 4 धाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या सीमित की गई थी, क्या वैसे ही जो पिक्चर है, वैसे ही जो तस्वीरें हैं वो हेमकुंड साहिब को लेकर भी नजर आ रही है? देखिए पहले जिस तरीके से 4 धाम यात्रा में लगातार लोग आना शुरू हुए और करीब 9 दिन के अंदर करीब 18 लाख लोग जब श्रद्धालु वहाँ पर आ गए, तो उसके बाद सरकार ने तय किया कि अब वहाँ पर लिमिटेड लोग रजिस्ट्रेशन के बाद ही आएंगे। लेकिन अभी हेमकुंड साहिब में कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन नहीं आया कि वहाँ पर श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए अगर वहाँ पर संख्या से ज्यादा या कहें कि ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर कोरोना का विस्फोट भी वहाँ हो सकता है और उसी को लेकर के जो नोटिफिकेशन है बदली जा सकती है। और वहाँ पर ठीक है संचित, कब तक ये कपाट खुले रहेंगे? अभी देखिए करीब जो कपाट है ये नवंबर तक खुले रहेंगे और नवंबर के बाद ये कपाट बंद होंगे। उससे पहले श्रद्धालुओं को नवंबर तक कपाट खुले रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए खास मौका है वहां पर पहुंचने का और अपनी जो अर्जी है, जो अपनी प्रेजेंस है वहां पर दर्ज कराने का, ये सुनहरा और बहुत अच्छा मौका है। चलिए संचित, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जहाँ पर्यटक सीजन के दौरान एक और भारी संख्या में पर्यटक मसूरी का रुख कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 4 धाम यात्रा को लेकर भी हजारों की संख्या में पर्यटक इसी मार्ग से
आवागमन कर रहे हैं, जबकि पूर्व में एसएसपी जन्मेजय खंडूरी द्वारा आयोजित बैठक में निर्देशित किया गया था कि मसूरी में यातायात का दबाव कम हो। इसके लिए चारधाम के लिए जाने वाली बसों और बड़े वाहनों को विकास नगर के रास्ते भेजा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कई बड़ी बसें और भारी वाहन मसूरी देहरादून के रास्ते अपने गंतव्य को जा रहे हैं, जिससे कि पर्यटन नगर मसूरी में यातायात का दबाव बढ़ गया है। वहीं प्रज्ञा पंत परिवहन कर अधिकारी ने ट्रिप कार्ड के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वहां स्वामियों को यात्रियों की संख्या और उनके नाम पर्यटन विभाग में देने के बाद ही ट्रिप कार्ड बनाया जाता है, ताकि रास्ते में यदि किसी भी प्रकार की आपदा और दुर्घटना के दौरान यात्रियों की पूरी जानकारी विभाग के पास उपलब्ध हो सके। यहाँ से सभी जगह के लिए गाड़ियाँ जा रही है। ज़्यादातर जो गाड़ियाँ जा रही है वो चारों धाम के लिए जा रही हैं, फिर यमुनोत्री के लिए जा रही है, और ये रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पे भी डिपेंड है कि जहाँ का रजिस्ट्रेशन मिल रहा है वहाँ के लिए गाड़ियाँ जा रही है, पर ज़्यादातर लोग चार धाम के लिए जा रहे हैं। फ्लिपकार्ट की पूरी जानकारी हमारी साइट पे अवेलेबल है, टूरिज्म की साइट पे अवेलेबल है। उससे रिलेटेड हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हुए हैं, जिसमें लोग कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। वो पूरा सुबह 10 बजे से 8 बजे तक चालू है, लेकिन उसके बावजूद लोग ग्रीन कार्ड बना के आ जा रहे हैं और ट्रिप कार्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका समय थोड़ा नष्ट हो रहा है। बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रिप कार्ड बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें और पैसेंजर लिस्ट डालें, ड्राइवर का नंबर डालें, ड्राइवर का डेट ऑफ बर्थ डालें, ग्रीन कार्ड नंबर डालें और आपका ट्रिप कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। सिर्फ इतना प्रोसेस करना है, लेकिन ये सिर्फ क्योंकि आप ये प्रक्रिया नहीं करके आ रहे हैं तो आपको रास्ते में परेशानी हो रही है, क्योंकि चेकिंग में तो ये देखा ही जाएगा। बड़ी बसेस नहीं जा रही हैं ज़्यादा। यहाँ से जो ज़्यादा फ्लो है, अगर हम अपना डेटा भी देख रहे हैं तो लगभग एक दिन में 200 के करीब मैक्सी टैक्सी जा रही है, और उसमें उसी के सापेक्ष यात्री जा रहे हैं। बसेस का रूट जो है, बसेस उसी रूट से ज़्यादातर जा रही है, क्योंकि शनिवार इतवार है तो लोकल टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा है, जो साकरी तक ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, मसूरी तक जा रहे हैं, या सिर्फ मैगी पॉइंट तक घूमने जा रहे हैं। तो उनकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है वो सैटरडे संडे को और बढ़ जा रहा है। नहीं, क्योंकि यहाँ 2 जनों का काम ही है ना, ये स्टाफ की कोई कमी नहीं है, फुटफॉल आज ज़्यादा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। और थोड़ा लोगों ने ट्रिप कार्ड नहीं बनाया हुआ है, तो जिसके लिए हम उनको बता रहे हैं कि आप। उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते हुए बद्रीनाथ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की प्रतिष्ठा है। तीर्थयात्रियों का अतिथि देवो भव की भावना से सम्मान करते हुए उनको हर संभव सुविधाएं मुहैया की जाए। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील है कि यदि कोई तीर्थयात्री डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हों तो वे अपना स्वास्थ्य जांच और चिकित्सक से परामर्श लेकर ही यात्रा करें। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ स्थानों में फुटपाथ का लेवल सड़क लेवल से ऊपर बनाने से बरसात में सड़कों पर पानी जमा होने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने एनएच अधिकारियों को तत्काल इस समस्या का समाधान करने के निर्देश भी दिए। और हमने कार्डियक डॉक्टर्स की भी मांग की है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास कोई हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज़ है या किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो वो डॉक्टर से परामर्श करें। यहाँ लोग बीमारी को बिना बताए हुए आते हैं और उसका क्लाइमेटाइजेशन नहीं होता है, सीधे मैदानी इलाके से सीधे पहाड़ों में आ जाते हैं, 12,000 फीट पे आ जाते हैं, तो शरीर के ऊपर काफ़ी एक्सर्शन पड़ता है। तो सभी यात्रियों से मेरा निवेदन है कि वो डॉक्टर से परामर्श करके आएँ। कोई भी आपको बीमारी है तो बीमारी को छुपाएं नहीं, हम आपकी मदद के लिए खड़े हैं। हमने जगह जगह ऑक्सीजन पोर्टेबल सिलेंडर्स भी लगाए हैं ताकि आपको ऑक्सीजन प्राप्त हो। तो हमारा ये कहना है कि अब हेमकुंड साहब की यात्रा कल से शुरू होने वाली है, तो सभी से आग्रह है कि भाई बीमारी को ना छुपाएं और पूरी सहायता करने के लिए हमारा विभाग आप तत्पर है। तो निश्चित रूप में आप जो है डॉक्टर से परामर्श करके आएंगे तो आपकी यात्रा जो है हमारी चल रही है और काफ़ी लोगों में उत्सुकता है। भारत के हर एक प्रांत से लोग यहाँ आना चाहते हैं। इसे थोड़ा हम रेगुलेट कर रहे हैं ताकि व्यवस्थित रहे और कहीं पर भी अव्यवस्था ना हो। इसके लिए जो कैरिंग कैपेसिटी है वो हमने कैलकुलेट की है और उसके मुताबिक ही जो है लोगों को दर्शन हो पाएंगे। इसमें थोड़ी हमने कैपेसिटी को बढ़ाया भी है और जो होटल खाली हैं हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि होटल वालों को भी बिजनेस मिले, यात्रा भी हमारी सुचारू चले। तो इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को और इसमें एफिशिएंसी ला रहे हैं और इसके अंदर हम चाहेंगे कि पूरी तरीके से कवरेज हो और हर क्षेत्र के लोगों को व्यवसाय मिले। और इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।